अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात को महंगाई के मिजाज पर एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सीएनजी की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद दारुल दिल्ली में सीएनजी की कीमत 74 रुपये 59 पैसे फी किलो से बढ़कर 75 रुपये 59 पैसे फी किलो हो गई है। पुलिस ने आज जुमेरात को बताया कि सुल्तानपुर लोधी पुलिस और नेहांग सिकों के एक ग्रुप के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग का तबादला पंजाब के कुफर में सुल्तानपुर लोधी में एक गुरुद्वारे पर कंट्रोल के लिए निहंगों के 2 ग्रुपों के दरमियान जारी कशीदगी के नतीजे में हुआ। पुलिस मामले को रफा दफा कराने पहुंची थी, लेकिन फायरिंग का तबादला हो गया। हालात अभी यहाँ कशीदा है। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में इसी साल हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर हुए हमलों के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में 14 मुकामात पर छापे मारे। एनआईए के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ये छापे 19 मार्च और 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में हुए हमलों की मुकम्मिल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मारे गए हैं। पंजाब में मोगा, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, मोहाली और पटियाला में, जबकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में छापे मारे गए। एनआईए का दावा है कि इस कार्रवाई में मुलजिमीन के ताल्लुक से डिजिटल डाटा और दीगर हसास दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। और कि अमेरिका में हुए इन हमलों की जांच हिंदुस्तान में करने का मकसद ऐसे एंटी इंडिया अनासिर को सख्त पैगाम देना है जो इस तरह के हमलों में मुलविस होते हैं। उत्तर प्रदेश में हलाल मसनूआत के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए फिर रियासत के मुख्तलिफ अजला में दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में छापे मारे गए और इन मसनूआत को जब्त किया गया जिन पर हलाल लोगो है। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एसटीएफ के एडिशनल पुलिस कप्तान विशाल विक्रम सिंह की निगरानी में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। जल्द ही पुलिस टीमें मुंबई, दिल्ली और चेन्नई पहुंचकर हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारों से पूछगछ कर सकती है। जांच कमेटी ने इन तमाम तंजीमों से हलाल के ताल्लुक से दस्तावेजात तलब किए हैं। दूसरी तरफ हलाल ट्रस्ट दिल्ली जमातुल उलमा के सीईओ नियाज फारूकी ने एक बार फिर मीडिया से बात करते हुए वजाहत की है कि हलाल सर्टिफिकेट बरामदात के लिए जारी किया जाता है क्योंकि बैरून मुल्क और बतौर खास खलेजी ममालिक में हलाल होने की बुनियाद पर ही अशिया फरोख्त होती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रस्ट की जानिब से मुकामी सतह पर फरोख्त होने वाले सामानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता। पार्लियामेंट में चंद्रयान की बहस के दौरान बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ बदजुबानी के मामले में पार्लियामेंट की इस्तेकाक कमेटी ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी को 7 दिसंबर को तलब कर लिया है। अहम बात यह है कि इनके साथ ही दानिश अली को भी तलब किया गया है। भदौरी के खिलाफ दानिश अली की शिकायत के जवाब में बीजेपी की जानिब से दानिश अली पर वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुक से बदकलामी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 7 दिसंबर को पहले दानिश अली को इस्तेकाक कमेटी में पेश होना है और इसके बाद भदौरी की पेशी होगी। ख्याल रहे कि चंद्रयान 3 की कामयाबी पर लोकसभा में बहस के दौरान रमेश भदौरी ने दानिश अली के लिए काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इस मामले पर काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद इन अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए। ताहम मामला लोकसभा की इस्तेकाक कमेटी में पहुंच गया, जिसके बाद कमेटी ने भदौरी को तलब किया है। मुंबई में झोपड़पट्टियों में रहने वाले अफराद के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता माह बॉम्बे हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले पर अमल करते हुए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले बिल्डरों और डेवलपरों को 2 साल का किराया मकीनों को पेशगी में अदा करने की शर्त पर प्रोजेक्ट का मुआहदा करने और इसे मंजूर करने का फैसला किया। साथ ही स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के तहत शहर व मज़ाफ़ात में बनाई जाने वाली इमारतों में बिल्डर्स और डेवलपर्स के मकीनों को मुंतकिल करने और इनका किराया ना देने वालों से पैसे वसूल करने का भी फैसला किया है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले अफराद की जानिब से एसआरए के तहत इमारतों की तामीर के नाम पर मकीनों से मकानात खाली कराए जाने और किराए के मकान में मुंतकिल होने के बाद डेवलपर्स और बिल्डर्स के किराए देने का वादा पूरा ना करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जीदाश्त दाखिल की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग वहाँ इलाकाई शक्ल इख्तियार ना करें। आम शहरियों की हलाकत जहाँ भी होती है काबिल मज़म्मत है। G20 के सरकर्दा रहनुमाओं के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गाज़ा की मज़ामती तंजीम हमास के हाथों यरगुमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का भी खैर मकदम किया। अपने इब्तिदाई बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत के मनफी इस्तेमाल को भी संजीदगी से लिया और इसे रोकने के लिए आलमी ज़ाब्ते की तजवीज़ पेश की।
ग्लोबल साउथ के ममालिक की आवाज़ उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें मिलेनियम गोल्स यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुक़र्रर करदा मियारात के तहत सस्ती शरहों पर फंड्स फराहम करने का भी मुतालबा किया। खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जर की कनाडा में हलाकत के बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान ने कनाडाई शहरियों के लिए ई वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी थी। लेकिन सिफारती तनाज़े के दरमियान 2 माह के वक्फे के बाद हिंदुस्तान ने कनाडा के लिए ई वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी है। यह मालूमात ज़राए के हवाले से सामने आई है। ज़राए ने NDTV को बताया कि हिंदुस्तान ने तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद कनाडा के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी है। सिफारती तनाज़े के दरमियान 21 सितंबर 2023 को वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुए तसादुम में फौज के 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि इस एनकाउंटर में जख्मी होने वाले 2 फौजी एहलकारों में से एक की हालत तशवीशनाक है। जख्मी जवान को उधमपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। जम्मू के IG आनंद जैन के मुताबिक राजौरी के बाजी मॉल इलाके में कम से कम 2 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। खास इत्तला पर इस इलाके में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई की गई। इसी दौरान दहशतगर्दों के साथ तसादुम हो गया। इसमें 2 कैप्टन और 1 सिपाही शहीद हो गए। इसके बाद गांव में शोक का माहौल है और फौज ने जंगल के इस इलाके को चारों तरफ से घेरने में ले लिया है, जहां से फायरिंग का सिलसिला जारी है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी है। अब इंतखाबी मुहिम भी इख्तितामी मराहिल में पहुंच रही है और सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सरगर्मियों में भी बेतहाशा इजाफा होने लगा है। वैसे तो मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अमल में आ रहा है और दूसरी रियासतों की तरह ही तेलंगाना के इंतखाबी नतायज इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। यह नतायज सिर्फ रियासत की हद तक अपने असरात मरतब नहीं करेंगे, बल्कि इन नतायज के असरात कौमी सियासत और मुल्क भर में मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। यही वजह है कि हर जमात और हर उम्मीदवार अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की दौड़ धूप में मसरूफ़ हैं। असेंबली इंतखाबात का वक्त और इसके नतायज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आइंदा 4 था 5 महीनों में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे और तेलंगाना असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले अरकान मुस्तकबिल में राज्यसभा के लिए अरकान का इंतखाब अमल में लाएंगे। राज्यसभा अरकान का अरकान असेंबली के वोट से इंतखाब अमल में लाया जाता है। राज्यसभा के अरकान लोकसभा के अरकान के साथ मिलकर मुल्क में होने वाली नई कानून साजियों में वोट देते हुए इनकी मंजूरी या इसको मुस्तरद करने में अहम रोल अदा करते हैं। इस तरह से तेलंगाना असेंबली के लिए अरकान का इंतखाब दरअसल सिर्फ तेलंगाना असेंबली तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे मुल्क के मुस्तकबिल और मुसलमानों को मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल होगा। मुल्क से फिरका परस्ती के खात्मा और फुस्ताई ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए BRS हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी और सेकुलरिज्म के लिए आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने पुराने शहर में उलमा बरादरी के इजलास से खिताब किया। जमात उलमा हिंद अरशद मदनी की जानिब से आज रहमानिया में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने जमात उलमा के जिम्मेदारों से BRS की तीसरी मरतबा कामयाबी की दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने रियासत में मुस्लिम मसाइल की यकसई और देरीना मसाइल को हल करने में BRS की संजीदगी से वाकिफ करवाया। उन्होंने उलमा को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा इनके लिए दस्तियाब रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि वो वादा नहीं करेंगे बल्कि तयक़ुन देते हैं कि हुकूमत में मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद रहेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मीट द प्रेस से खिताब के दौरान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट के अलावा कोई वोट बाकी नहीं है। उन्होंने मीट द प्रेस के दौरान पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए कहा कि जमहूरी उसूलों को बरकरार रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है। असदुद्दीन अवैसी ने गुज़श्ता रोज़ इनके छोटे भाई की इंतखाबी तकरीर के दौरान पुलिस की रुकावट के मुतालिक दरियाफ्त करने पर कहा कि 10 बजे तक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त है और जब 5 मिनट कबल कोई ओहदेदार घड़ी दिखाते हुए शयनशीन पर चढ़ने लगे तो इसे रोका जाएगा, क्योंकि ये दिए गए इजाज़तनामे की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो इस तरह के मौज़ूआत को ज़्यादा ना उछालें। सहाफ़ियों ने सहाफ़त से मुलाकात के इस प्रोग्राम के दौरान असदुद्दीन अवैसी से रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और नवाब महबूब आलम खान के दरमियान जारी तनाज़ा और बयानबाजी के मुतालिक इस्तिफ़सार किया, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो नहीं जानते कि महबूब आलम खान कौन है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से सहाफ़त से मुलाकात के इस प्रोग्राम के दौरान कई सवालात के जवाब दिए गए और तेलंगाना में दोबारा BRS के इख्तिदार की पेशकशी करते हुए कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तीसरी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे।
تلنگانہ کے وزراء کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی 20 اسمبلی حلقوں پر بھی کامیابی حاصل نہیں کر رہی ہے، مگر اس کے 15 قائدین چیف منسٹر کے دعوے دار ہیں۔ کانگریس کامیاب ہی نہیں ہوگی تو ریونت ریڈی کیسے چیف منسٹر بن پائیں گے؟ تاحال وہ 74 تا 75 اسمبلی حلقوں میں پارٹی کی انتخابی مہم چلا چکے ہیں۔ ہر طرف گلابی آندھی چل رہی ہے جس میں کانگریس اور بی جے پی بہہ جائیں گے۔ کانگریس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر بی آر ایس منشور کی چیف منسٹر کے سی آر گارنٹی دیتے ہیں۔ مختلف اسمبلی حلقوں میں بی آر ایس کے آشیرواد جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کے سی آر نے کہا کہ کانگریس کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیا گیا تو ریاست کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر کے ٹی آر کا پارٹی کارکنوں سے کی گئی بات چیت کا آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا ہے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان کی بات چیت ریاست میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں انتخابی مہم کے اختتام کے لیے صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت اور مقابلہ کرنے والے امیدوار گلی گلی گھومتے ہوئے اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ بی آر ایس قیادت تیسری مرتبہ حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اسی دوران کے ٹی آر کا فون کال لیک ہوا ہے، جس کو کانگریس پارٹی نے اس آڈیو کال کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے، جو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ کے ٹی آر اسمبلی حلقے سرسلہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بی آر ایس کا کیڈر کے ٹی آر کی انتخابی مہم چلانے کے معاملے میں پس و پیش کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آڈیو کلپ میں کے ٹی آر کو اپنے ہی پارٹی کے قائدین و کارکنوں کو ڈراتے اور دھمکاتے سنا گیا ہے۔ چندران گٹے کے مجلسی رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کے خلاف سنتوش نگر پولیس نے دھمکانے اور منافرت پھیلانے کے الزام میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ منگل کی شام مجلس پارٹی کی جانب سے حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے علاقے موئن باغ میں جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس میں حلقہ چندران گٹے کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے خطاب کیا تھا۔ اس دوران 9:55 کو انسپکٹر سنتوش نگر پی شیوا چندرا نے اکبر الدین اویسی کے اسٹیج کے قریب پہنچ کر مقررہ وقت 10 بجے مکمل ہونے کی اطلاع دی، جس پر اکبر الدین اویسی برہم ہو گئے اور انسپکٹر کو مبینہ طور پر دھمکایا اور وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ اشتعال انگیز تقریر کرنے پر پولیس عہدیداروں کو روکنے کے نتیجے میں انسپکٹر سنتوش نگر پولیس اسٹیشن بی شیو کمار نے پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کروائی، جس میں کہا گیا کہ اکبر الدین اویسی نے انہیں ان کے فرائض انجام دینے سے روکا اور دھمکایا۔ پولیس نے از خود کارروائی کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کے خلاف تعزیرات ہند کے دفعہ 353 سرکاری ملازمین پر حملہ کرنا، 506 دھمکانا، 153 دونوں فرقوں کے درمیان منافرت پھیلانا، 505 اشتعال انگیز بیان دینا اور آر پی ایکٹ کے دفعہ 125 انتخابات کے دوران دونوں فرقوں میں منافرت پھیلانا کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سندیپ شنڈیلیا نے کہا کہ رائے دہی کے دن پولیس دونوں شہروں میں سختی برتے گی۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن کا اچانک معائنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سندیپ شنڈیلیا نے کہا کہ 30 نومبر کو تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات مقرر ہے اور انہوں نے عوام کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے مکان واپس لوٹ جائیں۔ سندیپ شنڈیلیا نے کہا کہ پولیس سڑکوں پر سختی کرے گی اور موٹر سائیکل سوار کو ہیلمٹ لازم طور پر پہننا ہوگا اور ہر شہری کی گاڑی کا لائسنس و آر سی کی جانچ کی جائے گی۔ سندیپ شنڈیلیا نے عوام بالخصوص نوجوانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے بعد سڑکوں پر نہ گھومیں، چونکہ پولیس کی ٹیمیں گشت کرتی رہے گی۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ دونوں شہروں میں 670 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ 310 غیر حساس پولنگ اسٹیشن میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ہوم گارڈ کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ 351 روٹ موبائل پارٹیاں گشت کریں گی، جبکہ بے شمار کوئک ری ایکشن ٹیمز اور اسٹرائکنگ فورس علاقوں میں گشت کریں گے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کی عوام میں مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار امجد اللہ خان خالد کا جنون سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد امجد اللہ خان خالد کو رکن اسمبلی کی حیثیت سے منتخب کروانے کے لیے اپنے طور پر کام کرنے لگے ہیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے سے تحریک کے امیدوار امجد اللہ خان خالد کے پرجا دربار کے نام سے کی جانے والی خدمات نے انہیں عوام کے درمیان ایک قداور قائد اور نوجوانوں میں ایک ہمدرد اور مخلص رہنما بنا دیا ہے۔ امجد اللہ خان خالد جو کہ اپنے حلقہ اسمبلی میں عوام سے ملاقات کر رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر ضعیف العمر حضرات مرحوم قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان کو یاد کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں آج جمعرات کی صبح موسم میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ صبح جب شہری نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ اسکول جانے والے طلبہ اچانک بارش سے پریشان ہو گئے۔ کچھ طلبہ اور طالبات کو بارش میں بھیگتے ہوئے اسکول جاتے دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں آج جمعرات اور کل جمعے کو بھی بارش ہو سکتی ہے۔ گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے ایک وائرل ویڈیو پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے، جس میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین
के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे थे। इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए राजा सिंह ने ट्वीट किया, वाज़ेह तौर पर AIMIM रहनुमा ने ज़बानी जिम्नास्टिक्स में PhD की है, ख़ास तौर पर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ करने की बात आती है। दरियासना BJP तेलंगाना ने ट्वीट किया, दिहाइयों से कांग्रेस और BRS की हिमायत से AIMIM एक मुजरिमाना इदारा बन गया है जिसने पुराने शहर को महरूम और जराइम से दोचार रखा है। BJP ने कहा कि यह जानबूझकर पैदा की गई गंदगी को साफ करने का वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि BJP हुकूमत बनने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी के इस इक़दाम के लिए बुलडोज़र का रद्दअमल होगा।